नमस्कार, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। आज खर्चा पानी में बात करेंगे कि 1 अप्रैल से लागू होने जा रहे एक प्रावधान ने कैसे देश के लाखों कारोबारियों की नींद उड़ा दी है। एक ऐसा प्रावधान जिससे खरीद बिक्री में होने वाली टैक्स चोरी बहुत हद तक बंद हो जाएगी। एक ऐसा प्रावधान जिससे बड़ी दुकानों की कोई भी बिक्री और व्यापारियों की कोई भी डील सरकारी नजर से बच नहीं पाएगी। हालांकि ईमानदार व्यापारियों के लिए ये एक सौगात भी साबित होगी। साथ ही चर्चा करेंगे एक और मुद्दे पर और जानेंगे कि कांग्रेस ने देश में इनकम टैक्स की जगह डायरेक्ट टैक्स कोड यानी डीटीसी लागू करने की मांग क्यों कर दी है। इस टैक्स कोड में ऐसा क्या है कि 8 बार देश का बजट पेश कर चुके पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इन दोनों ही मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे टैक्स एक्सपर्ट विमल जैन, जो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं। लेकिन सबसे पहले आज की आर्थिक सुर्खियां। बढ़ती महंगाई के बीच एक अच्छी खबर आई है। मोदी कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। फिलहाल ये बेसिक सैलरी का 31% मिलता है, अब 34% मिलेगा। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2022 से लागू होनी, यानी कर्मचारियों को बीते महीनों का एरियर भी मिलेगा। देश के विकास यानी जीडीपी ग्रोथ को लेकर एक और रेटिंग एजेंसी ने भारत की डाउनग्रेडिंग की है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडी और फिच के बाद अब इंडिया रेटिंग ने 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने पहले 7.6% ग्रोथ का अनुमान लगाया था। अब आते हैं आज के खास मुद्दे पर। 1 अप्रैल से यूं तो कई तरह के वित्तीय नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, लेकिन एक नियम ने देश के लाखों छोटे और मझोले कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। इस दिन से 20 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर वाले दुकानदारों, कंपनियों या सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ई इनवॉइसिंग अनिवार्य हो रही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक 20 करोड़ रुपए सालाना यानी हर महीने औसतन 1 करोड़ 60 लाख रुपए की बिक्री करने वाले व्यापारियों को इलेक्ट्रॉनिक बिल जारी करना होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक बिल का मतलब महज कंप्यूटराइज्ड बिल नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें बिलिंग ऑनलाइन और रियल टाइम में होती है, यानी बिलिंग सीधे जीएसटी पोर्टल के मार्फत होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो एक एक ट्रांजैक्शन पर सरकार की नजर होगी। बोगस बिलिंग और फर्जी ट्रेडिंग की संभावना कम होगी। कुल मिलाकर बड़े पैमाने पर होने वाली टैक्स चोरी पर लगाम कसेगी। लेकिन दूसरी तरफ कारोबारियों को इसके फायदे भी मिलेंगे। जीएसटी पोर्टल के जरिए बिलिंग होने के बायर्स और सेलर्स के आंकड़ों का मिलान, डेटा मैचिंग आसान होगा। बिलिंग में होने वाली त्रुटियों से बचा जा सकेगा। मिसमैचिंग की समस्या नहीं होने से टैक्स नोटिस मिलने या रिफंड में देरी की संभावना भी कम हो जाएगी। गौरतलब है कि 1 अक्टूबर 2020 से ई इनवॉइसिंग की अनिवार्यता 500 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर वालों के लिए लागू थी। फिर 1 जनवरी 2021 से इसका दायरा 100 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर वालों तक बढ़ा दिया गया। 1 अप्रैल 2021 से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना कारोबार वाले भी इसकी जद में आ गए। लेकिन अब 20 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर वालों पर भी ये लागू हो रहा है। संभव है कि आने वाले दिनों में ये सभी दुकानदारों के लिए अनिवार्य हो जाए, क्योंकि जीएसटी का ढांचा ही ऑनलाइन टैक्स कंप्लायंस पर आधारित है। ई इनवॉइसिंग की पूरी मुहिम और 1 अप्रैल से लागू होने वाले नियमों पर हमने एक्सपर्ट से बात की। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये समझना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट ने ई इनवॉइसिंग जीएसटी में क्यों स्टार्ट की। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि 1 अक्टूबर 2020 से ई इनवॉइसिंग जीएसटी में कंपलसरी की गई उन टैक्स पेयर के लिए जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस 500 करोड़ की लिमिट को रिड्यूस किया गया 100 करोड़ पे 1 जनवरी 2021 से, देन 50 करोड़ रुपए पे फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, और अब जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा है फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, अप्रैल 2022 से ई इनवॉइसिंग उन सब के लिए जरूरी कर दिया गया है। अभी एग्रीगेट टर्नओवर क्या समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यूअर्स देखना चाह रहे हैं वो समझना चाह रहे हैं इम्प्लीकेशन क्या होगा, पर जिनके लिए एप्लीकेबल है उनको भी समझना जरूरी है। ये 20 करोड़ जो एग्रीगेट टर्नओवर की हम बात कर रहे हैं, ये कैसे एप्लीकेबल होगी। अगर 2017-18 से एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स फाइनेंशियल ईयर 17-18 यानी 17-18 से लेके आज तक अगर किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट 20 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आपके लिए ई इनवॉइसिंग कंपल्सरली जनरेट करना पड़ेगा 1 अप्रैल 2022 से।
अब एग्रीगेट टर्नओवर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपके लिस्ट से आपकी 5 रजिस्ट्रेशन है इंडिया में, 5 स्टेट के अंदर, तो आपकी टोटल टर्नओवर जो पांचों स्टेट से आती होगी, जो पैन बेस्ड होगी, उस टोटल टर्नओवर को आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। आपको पैन इंडिया टर्नओवर देखनी पड़ेगी, यानी अगर पैन इंडिया टर्नओवर आपकी 20 करोड़ रुपए से ज्यादा है इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 2017-18, आपके लिए ई इनवॉइस कंपल्सरली जनरेट करना पड़ेगा। पर आपने मुझसे पूछा इसका इम्प्लीकेशन, क्या इसको फेक इनवॉइस, फेक क्रेडिट के कॉन्टेक्स्ट में लाया गया? यस, आप देखिए जो हमारे जीएसटी सिनारियो में हमने कितनी बार सुना है कि फेक इनवॉइस रेज कर दी जाती है। फेक इनवॉइस होती क्या है? कई सप्लायर है, इनवॉइस जनरेट कर देते हैं पर उसका टैक्स जमा नहीं करते, तो बायर और जो रिसिपिएंट होता है उसकी क्रेडिट उसको नहीं मिलती। जब क्रेडिट नहीं मिलती तो वो बेचारा इधर उधर घूम रहा होता है, यानी 2 लोगों को लॉस हुआ। गवर्नमेंट को जीएसटी का कलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि वो सप्लायर जो चोर है उसने इनवॉइस जनरेट की, टैक्स का पैसा ले लिया अपने बायर से पर गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, और दूसरी तरफ बायर्स को उसकी क्रेडिट नहीं मिली। तो गवर्नमेंट ने ये ऐसा सोचा कि हम ऑटोमेटेड एक ई इनवॉइसिंग सिस्टम को लेके आए जिसके जरिए ये फेक इनवॉइस का इशू खत्म हो, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, ये ई इनवॉइसिंग एक रियल टाइम सिस्टम है। जब आप ई इनवॉइसिंग जनरेट करते हैं तो रियल टाइम बेसिस पे एक गवर्नमेंट का डेडिकेटेड इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, उस पे जाके अपडेट होती है। तो यानी क्या होता है, रियल टाइम बेसिस पे आपका सारा डेटा आपके आईआरपी के जरिए यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया विद क्यूआर कोड, यानी ये इनवॉइस आपकी एक रजिस्टर्ड इनवॉइस हो गई जो पर्टिकुलरली जेन्युइन इनवॉइस है जिसपे कभी डिस्प्यूट नहीं होगा। और आप इस इनवॉइस जो आईआरपी पे रजिस्टर्ड हुई, जिसमें आपने यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट किया है, इसके तहत आप अपना ऑटोमेटेड GSTR1 भर सकते हैं, आप ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं, और पेपर बेस्ड है नहीं है। आपको फिजिकल मूवमेंट के केस में आपको फिजिकल कॉपी लेके नहीं जानी है, आपको सिर्फ अपना IRN नंबर, इनवॉइस रेफरेंस नंबर बताना है, वो क्रॉस चेक और वेरीफाइड हो जाएगी। तो आने वाले टाइम में जहां भी फेक इनवॉइसेस की प्रॉब्लम थी वो सारी खत्म होगी, पेपर बेस से हम बाहर आएंगे, रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होगी। तो हम ओवरऑल अगर सारी चीजों को देखें तो ई इनवॉइसिंग इसलिए ही लाई गई थी कि जहां टैक्स की चोरी होती थी, टैक्स की क्रेडिट नहीं मिलती थी, और आने वाले टाइम में हम ऑटोमेटेड जीएसटी कॉमन पोर्टल के जरिए चीजों को मॉनिटर, सुपरवाइज और कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए ई इनवॉइसिंग को जीएसटी में इंप्लीमेंट किया गया। अब ई इनवॉइस कैसे जनरेट होती है, ये आम इनवॉइस से कैसे अलग होती है? कोई ट्रेडर इसे अपने अकाउंट सॉफ्टवेयर से ही जनरेट कर सकेगा या फिर किसी खास ऐप या पोर्टल की जरूरत होगी? हमने इस बारे में भी एक्सपर्ट से बात की और ये भी जानना चाहा कि टर्नओवर के बावजूद क्या कुछ खास तरह के कारोबारियों को इससे छूट भी मिलती है। देखिए, जो ई इनवॉइसिंग जनरेशन जो कंपलसरी हो गया है फॉर टैक्स पेयर हुज एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 20 करोड़ फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, उनको करना क्या होगा? वो अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से जो इनवॉइस बनाते थे उस इनवॉइस को बनाएंगे, बट उस इनवॉइस के जो पर्टिकुलर्स हैं, एक स्पेसिफाइड ई स्कीमा INV 01 इशू किया है गवर्नमेंट ने, यानी आपको अपनी इनवॉइस में स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स डालने पड़ेंगे, और उस इनवॉइस को जो आप एक्सेल में बनाते हैं आप उसको जेसन फाइल में कन्वर्ट करेंगे, यानी आप जिस अकाउंटिंग या ERP सॉफ्टवेयर में वर्क कर रहे हैं उस पे आपको कन्वर्टर बनाना पड़ेगा, यानी जिनने भी आपको अकाउंटिंग और ERP सॉफ्टवेयर दिया हुआ है वो आपको कन्वर्टर भी देंगे, जिससे आपकी एक्सेल बेस्ड इनवॉइस या किसी भी फॉर्मेट में आपने बनाई हो वो जेसन फाइल में कन्वर्ट हो जाए। जब जेसन फाइल की इनवॉइस बन गई तो आप इस जेसन फाइल को गवर्नमेंट डेडिकेटेड इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे डालेंगे। गवर्नमेंट ने एक डेडिकेटेड इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाया हुआ है, www.einvoice1.gst.gov.in, आप उस पे डालेंगे। ये पोर्टल क्या करेगा, वो आपके सारे पर्टिकुलर जो आपने इनवॉइस पे एज पर ई स्कीमा आपने डाले उसको वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद उसको डिजिटली साइन करेगा
और उस पे क्यूआर कोड फिक्स करेगा, क्यूआर कोड, और एक यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर दे देगा उस इनवॉइस पे। यानी वो इनवॉइस एक यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर के साथ डिजिटली साइंड होगी विद क्यूआर कोड। क्यूआर कोड क्या होता है? कुछ 8 स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स है जहां पे आप क्रॉस चेक करते हैं कि सप्लायर का नाम क्या है, सप्लायर का जीएसटी नंबर क्या है, रिसिपिएंट का जीएसटी नंबर क्या है, रिसिपिएंट का नाम क्या है, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, HSN एंड SSC कोड, टैक्सेबल वैल्यू एंड टैक्स अमाउंट, ये सारा क्यूआर कोड में होगा। With unique invoice reference number digitally signed with QR code, IRP आपको वापस कर देगा जिस सप्लायर ने वो चढ़ाया है। फिर सप्लायर क्या करेगा? इसी इनवॉइस को जो डिजिटली साइंड है विथ क्यूआर कोड विथ यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर अपने बायर्स को दे देगा। जैसा कि ये ई इनवॉइसिंग ओनली B2B सप्लाईज के लिए एप्लीकेबल है, रजिस्टर्ड सप्लायर टू रजिस्टर्ड रिसिपिएंट विथ क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड एक्सपोर्ट के लिए एप्लीकेबल है। यानी आप और हमको ये बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि आपके लिए गवर्नमेंट डेडिकेटेड इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, आप उस पे जेसन फाइल डालिए, वो वेरीफाई करेगा और अकॉर्डिंगली डिजिटल साइन विद क्यूआर कोड विद यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर आपको वापस कर देगा। और आईआरपी क्या करेगा? जो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उस पर जो डेटा आपने भेजा वो आपके जीएसटी कॉमन पोर्टल पे भेज देगा आपके GSTR1 बनाने के लिए, और ईबेबल पोर्टल पे भेज देगा। अगर आपने पार्ट ए और पार्ट बी दोनों डिटेल्स अपने इनवॉइस में भरी हैं तो आप आईआरपी के जरिए आप ईबेबल जनरेट कर लेंगे। तो यानी ये सिस्टम हम सबको फॉलो करना है। अब आपने एक और क्वेश्चन पूछा कि ये सारा जो लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट है, जो 500 करोड़ से स्टार्ट हुई, 100 पे कन्वर्ट हुई, देन 50 पे, देन 20 पे, तो आज तो बहुत सारे लार्ज टैक्स पेयर आ गए। क्या हम सब तैयार हैं? क्या हम कर पाएंगे? या ऐसी कौन सी कैटेगरी है जिनके लिए ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है? तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, SEZ यूनिट बट नॉट डेवलपर, जो आपकी बैंकिंग, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, NBFC है, GTA है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं, या मल्टीप्लेक्सेस सिनेमा एडमिशन है, इनको उनने बाहर रखा है। बाद बाकी सबके लिए, सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सप्लायर ऑफ सर्विस, दोनों के लिए ई इनवॉइसिंग कंपलसरी है। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत हम सबको समझना है, क्या हमारी तैयारी पूरी है? क्या हम तैयार हैं इसके लिए, या गवर्नमेंट पूरी तरह से हैंड होल्डिंग कर रही है? यहां मैं ये कहना चाहूंगा, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने 500 करोड़ की लिमिट 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल की थी, लेकिन वो लास्ट टैक्स पेयर थे। जब आपने इस लिमिट को 20 करोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है तो हैंड होल्डिंग की वाकई बहुत जरूरत है। आपको देखना पड़ेगा जो 20 करोड़ के टैक्स पेयर हैं वो किस ERP और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, क्या उनके पास कन्वर्टर अवेलेबल है, क्या हमने वो सारे ऑप्शन उनको प्रोवाइड कराए हुए हैं कि वो अपनी इनवॉइस को जेसन फाइल में कन्वर्ट करेंगे, आईआरपी पे लेके जाएंगे। कई बार हम चैलेंजेस फेस करते हैं, इंटरनेट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं चल रही, तो ई इनवॉइस कैसे बनेगा, मेरा सप्लाई रुक जाएगी क्या? ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर्स, क्योंकि हम सारी चीजें अपने मेन सिटी दिल्ली में बैठे हुए हैं तो दिल्ली के हिसाब से देखेंगे नहीं। आपके पास 2 टायर 3 टायर सिटीज हैं जहां पे इंटरनेट कई बार बंद हो जाता है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, तो आप ई इनवॉइसिंग जो आपने 20 करोड़ से ऊपर एप्लीकेबल कर दिया है उनके लिए आपने वे फॉरवर्ड क्या निकाला? आपने हैंड होल्डिंग, गवर्नमेंट ने हैंड होल्डिंग करनी है, एजुकेट करना है, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करना है। जस्ट हम लिमिट को नीचे लेके आ गए हैं और 20 करोड़ से ऊपर हमने एप्लीकेबल कर दिया, गुड, क्योंकि आप फेक इनवॉइस से बाहर आना चाहते हैं, रियल टाइम बेसिस पे डेटा लाना चाहते हैं, पेपर बेस हटाना चाहते हैं, ऑटोमेटेड GSTR1 ई-वेबल जनरेट करना चाहते हैं, बट इनको हैंड होल्डिंग की जरूरत है। इनके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ERP सॉफ्टवेयर में कन्वर्टर है या नहीं है? अगर नहीं है तो कौन देगा? वो कहाँ जाए, किसके पास जाए? आपने कह दिया आप अपने अकाउंटिंग ERP सप्लायर के पास चले जाइए, अगर वो टाइमली नहीं दिया गया तो 1 अप्रैल 2022 से होगा क्या? उनका बिजनेस रुकेगा तो नहीं? तो ये सारे कई क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स हमें हैंड होल्डिंग करने चाहिए। गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, कई वेबिनार सेमिनार करने चाहिए, ऐसे लोगों को इनवाइट करना चाहिए और उन्हें प्रॉपर तरीके से एजुकेट बताना चाहिए। यानी एक तरफ जब हम चीजों को इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ ये बहुत जरूरी है कि हम हैंड होल्डिंग करें।
हम उन्हें बताएं, सपोर्ट दें, एजुकेट करें, तभी कोई नया सिस्टम जब आप लाना चाहते हैं वो सक्सेसफुल होता है। 1 अप्रैल से बहुत सारे नियमों और प्रावधानों में बदलाव होंगे। हमने एक्सपर्ट से जाना कि जीएसटी से जुड़े कौन कौन से प्रावधान हैं जिनका ध्यान रखना होगा, या वो कौन सा काम है जो आजकल में आम जीएसटी पेयर्स को निपटा लेना चाहिए। जानते हैं उन्होंने क्या कहा। एज ए टैक्स पेयर आपको क्या ध्यान रखना है? पहले आपको अपनी इनवॉइस की सीरीज 21-22 खत्म हो गया, 22-23 स्टार्ट होगा, एक नई सीरीज बनानी पड़ेगी। दूसरा, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, सप्लाई टू एसईजेड यूनिट और डेवलपर करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस, आपको एलयूटी एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी या रिन्यू करानी पड़ेगी। आप अगर क्यूआरएमपी में हैं, क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट, जिनकी थ्रेशोल्ड 5 करोड़ से नीचे है और आप क्यूआरएमपी फॉलो करना चाहते हैं, तो आपको जीएसटी कॉमन पोर्टल पे जाके ऑप्ट करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा कि मैं क्यूआरएमपी फॉलो करूंगा। जो कॉम्पोजिशन डीलर हैं जिनकी 1 करोड़ रुपए की लिमिट है, अगर वो कॉम्पोजिशन में रहना चाहते हैं तो उनको इस ऑप्शन पे टिक करना पड़ेगा कि वो कॉम्पोजिशन फॉलो करना चाहते हैं। अब आप देखिए, आपके 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं। आप ईयर एंड पे जब पहुंच गए मार्च 2022 में, तो आप रिकंसिलिएशन जरूर कर लीजिए। किस चीज का? आपकी सेल का और आपकी आईटीसी का। आपकी सेल को अपने बुक्स से, अपने जीएसटीआर 1 से और 3B से मैच कर लीजिए, देख लीजिए कोई कमी तो नहीं रह गई। अगर कोई नॉन रिकंसाइल आइटम है तो उसको दिखा दीजिए, वरना जितना डिले होगा उस पे इंटरेस्ट लगेगी 18% पर एनम के हिसाब से। यानी एक मौका है, रिकंसाइल कर लीजिए। जब हम आईटीसी की बात करते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करते हैं, तो आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा कि आपने बुक्स में कितनी क्रेडिट ली है, आपके 2A और 2B में कितनी आ रही है और 3B में आपने कितनी दिखाई है। तो यानी कई बार मिसमैच होता है। मिसमैच के कई कारण होते हैं कि आपके 2A 2B में नहीं आ रही क्योंकि आपका जीएसटी नंबर सप्लायर ने गलत डाल दिया, B2B को B2C दिखा दिया। ऐसे केस में आप क्या करेंगे? अपने सप्लायर को इंटीमेट कीजिए कि ये क्रेडिट जो मैंने ली है ये मेरे 2A 2B पे ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रही है, हो सकता है उसने गलत भर दिया हो, तो सारा करेक्शन आप करवाइए। रिवर्सल ऑफ क्रेडिट, जब आप 180 डेज में पेमेंट नहीं करते हैं बीइंग रिसिपिएंट, तो आपको क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट। तो आपको ध्यान देना है रिवर्सल करने के लिए। अगर आपकी आरसीएम की लायबिलिटी है और आपको देना है तो प्रॉपर्ली आपको रिकंसाइल करके आपको 21-22 की लायबिलिटी पे कर देनी चाहिए, वरना इंटरेस्ट लगेगा आपके ऊपर 18% पर एनम। कितना बड़ा इंटरेस्ट का रेट है आप सोच लीजिए। जब बैंक रेट से आप डिस्कस करेंगे तो आपको लगेगा 18% बहुत ज्यादा है। हम कह भी रहे हैं गवर्नमेंट से कि जब बैंक की रेट 10%, 11%, 12% है, आप इंटरेस्ट जो हमसे डिमांड करते हैं फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स 18% आपने क्यों कर रखा है? जब रिफंड हमें नहीं मिलता, उसमें डिले होता है, तो आप 6% देते हो, और जब हमें पेमेंट देना है और डिले हो गया तो आप 18% मांगते हो। ये पैरिटी नहीं है। पर चूंकि आपका क्वेश्चन ये था कि 1 अप्रैल 2022 से इंपॉर्टेंट क्या चेंजेस जीएसटी में आ रहे हैं, मैंने आपको ये बताने की कोशिश की। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि देश में इनकम टैक्स की जगह डायरेक्ट टैक्स कोड यानी डीटीसी लागू कर देना चाहिए। 9 बार देश का आम बजट पेश कर चुके चिदम्बरम ने यह बात राज्यसभा में फाइनेंस बिल पर बहस के दौरान कही और सवाल उठाया कि आखिर में इसमें 39 संशोधनों की नौबत क्यों आई। उन्होंने कहा कि 2009 में कांग्रेस की ओर से शुरू की गई डायरेक्ट टैक्स कोड की मुहिम अगर रंग लाई होती तो आज इनकम टैक्स सिस्टम बेहद सरल और लोकप्रिय होता। आम आदमी पर टैक्स का बोझ काफी घट गया होता। डायरेक्ट टैक्स कोड लागू करने की मांग ने एक बार फिर करीब 13 साल पुरानी बहस को जिंदा कर दिया है कि इनकम टैक्स की खामियों को कैसे दूर किया जाए। डायरेक्ट टैक्स कोड क्या है और ये कितना जरूरी है, जानते हैं इस बारे में एक्सपर्ट ने क्या कहा। डायरेक्ट टैक्स कोड की नीड क्यों है, क्यों जरूरी है? 2009 से हम डिस्कस कर रहे हैं, कई बार डिस्कस हुआ। जब हमारे देन फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर पी चिदम्बरम थे, उनने भी डायरेक्ट टैक्स कोड पे एक इनिशिएटिव लिया था, बट आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। रीजन क्या है? देखिए, जो इनकम टैक्स एक्ट है आज की डेट में, उसमें ऐसे कितने सारे प्रोविजन हैं जो रिडंडेंट का मतलब होता है जिनकी कोई यूटिलिटी नहीं रह गई है। कई एग्जम्पशन है जिसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। इनकम टैक्स का स्लैब है, चाहे वो इंडिविजुअल के लिए हो चाहे वो कॉर्पोरेट के लिए हो, हम सब रैशनलाइज करना चाहते हैं। आप हमसे जो इनकम टैक्स की रेट
25%। आप देखिए कॉर्पोरेट रेट टैक्स की रेट से कंपैरिजन कीजिए इंडिविजुअल की इनकम टैक्स रेट, इंडिविजुअल कहीं ज्यादा रेट पे इनकम टैक्स पे करता है। आपने ये कॉन्सेप्ट क्यों डाला? हम सबको इसको रैशनलाइज करने की, हम सब क्या करें, सिंप्लीफाई करो, रैशनलाइज करो। जो चीजें आपकी रिडंडेंट हो गई हैं, जिनका आज की डेट में कोई यूज नहीं है, उनको हटा दीजिए। इतना बड़ा एक्ट जब आपका कम हो जाएगा तो सर्टेनिटी आएगी, सिंप्लीफिकेशन आएगा, और हम सबके लिए लिटिगेशन खत्म होगा। अननेसेसरली हम कई टॉपिक के ऊपर लिटिगेशन कर रहे होते हैं क्योंकि वो इनकम टैक्स एक्ट का पार्ट है। जब वो एप्लीकेबल ही नहीं है, उन प्रोविजन को रैशनलाइज करने की जरूरत है, तो हम क्यों ना एक नया डायरेक्ट टैक्स कोड लेके आए। डायरेक्ट टैक्स कोड है क्या? जो आपके इनकम टैक्स लॉ को खत्म कर देगा, रैशनलाइज कर देगा, अनड्यू जितने भी रिडंडेंसी प्रोविजन है सबको डिलीट कर देगा। आपके टैक्स स्लैब चाहे वो कॉर्पोरेट के लिए हो चाहे वो इंडिविजुअल के लिए हो, उसके लिए रैशनलाइज कर देगा, लोअरिंग कर देगा, जो एज पर ओईसीडी गाइडलाइंस हम फॉलो करना चाहते हैं। जब हम डायरेक्ट टैक्स कोड की बात करते हैं तो इसके ऊपर चर्चाएं बहुत होती है, लेकिन हम रियलिटी में देखते कुछ नहीं हो पाता। अभी देखिए फाइनेंस बिल 2022 जो प्रेजेंट किया गया, उसमें 125 क्लॉजेस थे, 125 क्लॉज जो इनकम टैक्स एक्ट में चेंज लेके आ रहे थे। अब आप सोचिए, हर बार हमारा यूनियन बजट आता है, उसमें इतने सारे क्लॉजेज में अमेंडमेंट किया जाता है, एक आम आदमी कितना पढ़ पाएगा और कितना समझ पाएगा? क्या ये सिंप्लीफिकेशन है? क्या सर्टेनिटी मिलती है? 125 क्लॉज आपने 1 फरवरी 2022 को प्रेजेंट किया, उसमें 39 अमेंडमेंट। अब आप सोचिए, फाइनेंस बिल जब प्रेजेंट हुआ 125 क्लॉजेस के साथ प्रेजेंट हुआ, और जब फाइनेंस बिल लोकसभा में पास हुआ तो उसमें 39 अमेंडमेंट किए गए। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि मेरा इनकम टैक्स एक्ट जो है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों? जब आप 1 फरवरी को 125 क्लॉजेस लेके आते हैं, 39 अमेंडमेंट करते हैं, ऑफ कोर्स अमेंडमेंट की नीड होती है, बट इतने कॉम्प्लिकेशन जो आपके प्रोविजन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जहां पे लगता है चेंज करने की जरूरत है। आम आदमी की भाषा में मैं आपको समझाऊं, जब हम कोई भी चीज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा टारगेट होता है सिंप्लीफिकेशन, हमारी समझ में आए, सर्टेनिटी, यानी वो कुछ पीरियड तक चले। ऐसा नहीं हो हर बार आप उसे बदलते रहें, बदलने से सर्टेनिटी नहीं आती। और हर बंदा किसी भी टैक्सेशन को इस तरीके से देखता है कि आम आदमी पे टैक्स का बोझ बढ़ा या घटा। जब तक आप बोझ को नहीं घटाएंगे तब तक वो सिंप्लीफिकेशन, आप उसके हाथ में पैसा नहीं छोड़ते ना। टैक्स अगर आपने ज्यादा ले लिया तो उतनी तो उसकी इनकम से कट गया। वो बेचारा अगर उसके हाथ में इनकम होती तो वो आपके परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में यूज करता, आपकी जीडीपी को ऐड करता। यानी इनकम टैक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें समझना पड़ेगा जो हमारे जीडीपी के ऊपर पड़ता है। अगर मेरी 100 रुपए की इनकम है और आपने 30 रुपए का टैक्स ले लिया तो यानी मेरे हाथ में तो कुल 70 रुपए रह गए ना, और इसी को मैं 25 रुपए टैक्स में दे दूं और तो 75 रुपए रह गए। तो 75 रुपए में क्या करूंगा? मैं गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करूंगा, उस पे इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट को दूंगा जो मेरी जीडीपी को आगे बढ़ाएगा। यानी ये बैलेंसिंग एक्ट हमें करना पड़ेगा। पर चर्चाएं होती हैं, 2009 से चल रही है, कांग्रेस के टाइम पे हमारे देन फाइनेंस मिनिस्टर ने भी डिस्कस किया, आज जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनने भी प्रपोज किया। तो मेरा कहना यह है कि हमें बाकी एक लॉजिकल, रियलिस्टिक, कॉन्क्रीट स्टेप्स लेना पड़ेगा। बाकी हम डायरेक्ट टैक्स कोड को अगर चाहते हैं तो हम बातें ना करें, बाकी हम इसको इंप्लीमेंट करें। जब डायरेक्ट टैक्स कोड हमने ड्राफ्ट मोड पब्लिक डोमेन पे डाल दिया और लोगों से हमने उस पे मत, उनके सजेशंस, उनके जो भी उनके उसके बारे में जहां जहां वो चेंजेस चाहते थे सारे सजेशंस ले लिए हैं, तो अब ये मौका है कि हम आने वाले टाइम में इनकम टैक्स लॉ जो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, रिडंडेंसी है, रैशनलाइजेशन की जरूरत है, जिसमें कई चीजें हैं जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स कोड को आना चाहिए। दैट वुड बी माय सबमिशन। और चलते चलते मार्केट अपडेट्स। वैश्विक बाजारों में पॉजिटिव माहौल बनने से घरेलू शेयर बाजारों ने लगातार तीसरे दिन अच्छी उछाल दर्ज कराई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 740 पॉइंट ऊपर 58,683 पर बंद हुआ। बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई। प्राइवेटाइजेशन की कतार में सबसे आगे बताए जा रहे दो बैंकों में इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर 13% तक चढ़े। तो ये था आज का खर्चा पानी जो आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रमोद ने। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ख्याल रखिए और देखते रहिए द लंदन टॉप।
शुक्रिया। पंत की स्लेजिंग से बनेगा काम या हार्दिक हिट करेंगे अहमदाबाद का नाम? किंग कोहली के किस्से, ट्रॉफी कब आएगी पंजाब के हिस्से? थला बनाएंगे चेन्नई को चैंपियन या रोहित को ट्रॉफी दिलाएंगे इंडियंस? लखनऊआ कहेंगे पहले आप या फिर से दिखेगा रॉयल्स का ताज? मचमच से निकलेगी हैदराबाद या कोलकाता होगी जिंदाबाद? आईपीएल 2022 का पूरा हाल सबसे लल्लन टॉप स्टाइल में, टॉस से ठीक पहले और मैच के तुरंत बाद लाइव।